नमस्ते सर। नमस्कार। आवाज आ रही है? यस सर। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, समय सर हो बहुत गया है। स्लो आपकी आवाज आ रही है। जी, स्लो आ रही है। देखो, यस सर। तो आज प्रेमचंद की कहानियां एमएचडी 10 का ब्लॉक 2 पढ़ेंगे आज। 11 एमएचडी 11। आज प्रेमचंद की कहानी कला, प्रेमचंद की कहानियां और हिंदी आलोचना एवं प्रेमचंद की कुछ प्रमुख कहानी की चर्चा करेंगे, जैसे मनोवृत्ति, बूढ़ी काकी, पेट वाली विधवा की चर्चा की जाए। कल हमने जाना था कि किस तरह से प्रेमचंद और स्वाधीनता आंदोलन, प्रेमचंद किस तरह के लेखक थे। प्रेमचंद की कहानियों में विभिन्न आलोचकों द्वारा की गई आलोचना, जैसे कहानी में हम देखेंगे बूढ़ी काकी, मनोवृत्ति, पेट वाली विधवा की आलोचना करेंगे आज। तो कहानी क्या है, पहले कहानी के बारे में जानना होगा, उसके बाद जो है हम प्रेमचंद की कहानी कला, प्रेमचंद की कहानियों के बारे में जानेंगे। कहानी कला कहने से क्या समझते हो? मान लीजिए एक प्रश्न आ गया कि प्रेमचंद की बूढ़ी काकी का कहानी कला के आधार पर जो है आलोचना कीजिए। तो कहानी, हिंदी कहानी का परंपरागत संबंध हम देखते हैं, तो आज जिसे तुम कहानी के नाम से जानते हो, ये कई साल पुरानी एक बहुत ऐतिहासिक धारा रही है। इसके निर्माण में, कहानी के निर्माण में भारतीय तथा यूरोपीय धाराओं का योगदान है, और संस्कृत साहित्य में कहानी का बहुत ही पुराना योगदान रहा है, जिसे आख्यान या उपाख्यान, आख्यायिका या चरित बोलकर जो कहते हैं, या फिर कथा, किस्सा गोई, ये भी कहानी है। तो प्रेमचंद ने लिखा है कि कहानी का जन्म तो उसी समय हुआ जब आदमी ने बोलना सीखा, लेकिन प्राचीन कथा साहित्य का हमें जो कुछ ज्ञान है, या कथा सरित सागर की कहानियों, अलिफ लैला की कहानी आदि जो हमें पुस्तकों से मिलती है, पहले हमें दादा दादी भी रात को कहानियां सुनाते थे, वो भी एक तरह की कहानी है। तो इन कहानियों का मुख्य लक्षण क्या है? कथा की विचित्रता,
मानव हृदय को विचित्रता से हमेशा प्रेम रहा है कि स्टोरी जो है रोमांचक होनी चाहिए, विचित्र होनी चाहिए, तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। अनोखी घटनाओं को सुनकर आज भी हम प्रसन्न होते हैं। उस कथा शब्द को बदलकर बाद में कहानी बनाया गया। जब सभ्यता का आरंभ हुआ, सबसे पहले मनुष्य जब कोई अनोखी वस्तु देखता था, कोई घटना के बारे में कुछ बढ़ा चढ़ाकर रोचक अंदाज से बयान करने की कोशिश किया होगा, तो किसी सुनने वाले के हृदय में सुनने की ललक पैदा हुई होगी। लोक साहित्य और किस्सा गोई की कला का विकास इसी तरह ही माना जा सकता है। तो ध्यान से देखो तो कहानी का काम केवल मनोरंजन करना इसका प्रधान लक्ष्य है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो केवल मनोरंजन करने तक ही सीमित नहीं है कहानी का, क्योंकि उसके साथ साथ एक संदेश रहना चाहिए। कहानियों के माध्यम से उस युग में जो जीवन का अधिकतर ज्ञान हमारे दादा दादी नाना नानी की जो कहानियों के माध्यम से मनोरंजक तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाता था, जैसे पंचतंत्र की कहानियां, सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी आदि कथाओं के माध्यम से लोकरंजक तरीके से गूढ़ संदेश लोगों तक पहुंचाया जाता था। रामायण महाभारत ये सब क्या है? आख्यान परंपरा ही है। तो आख्यायिका और कथा जिसे आज हम कहानी के नाम से जानते हैं, वह आख्यायिका और कथा नाम से अभिव्यक्ति रही। भारत में कथा और आख्यायिका की एक लंबी परंपरा रही है। और हिंदी प्रेमाख्यानों जैसे आप देखते हैं नागमती वियोग खंड में नागमती की कथा, पद्मावत में नागमती और पद्मावती की कथा किस तरह से स्टोरी रोचक बनाई है। कहानी का प्राचीन नाम क्या था? गल्प। आज भी उड़िया में गल्प बोलकर बोला जाता है। यह आख्यायिका है। भामह ने सुंदर गद्य में रचित सरस कहानी को आख्यायिका कहा है। गद्य में जो रची गई सरस कहानी वही है आख्यायिका, जो कई उच्छ्वासों में बटी होती है, वो होती है आख्यायिका। और आख्यायिका की विशेषता इस बात में पाई जाती है कि वो स्वयं नायक द्वारा कही गई होती है। आख्यायिका जो होती है ना, वो स्वयं नायक कहता है, जबकि कथा किसी के द्वारा भी कही जा सकती है। कथा और आख्यायिका में डिफरेंस यही है कि कथा किसी के द्वारा भी कही जाती है और आख्यायिका स्वयं नायक के द्वारा। जो पुरानी पुरानी आख्यायिका थी वो कौतूहल प्रदान होती या आध्यात्म से विषय। महाभारत उपनिषद में आध्यात्मिक रहस्य को समझाने के लिए आख्यायिकाओं का सहारा लिया गया है। और गद्य काव्य का दूसरा रूप है कथा। कथा की कथा वस्तु कल्पित होती है, जबकि आख्यायिका की विषय वस्तु, आख्यायिका की कथा ऐतिहासिक होती है। बाणभट्ट की कादंबरी कथा है, जबकि हर्षचरित क्या है? आख्यायिका। दंडी इस भेद को कृत्रिम मानते हैं। कथा और आख्यायिका दोनों को आख्यान के अंतर्गत समाहित करते हैं। कथा अपने मूल अर्थ में समयानुक्रम में निबद्ध घटनाओं की श्रृंखला है। सफल कथा वह है जो श्रोता की कौतूहल भावना को आरंभ से अंत तक जागृत रखे। श्रोता हमेशा ये जानने के लिए उत्सुक रहता कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। कथा थोड़ा विकसित रूप में वह है घटनाओं के बीच जब काम करती है, संबंध भी उपेक्षित होता है। साथ ही कथा अतीत से वर्तमान की ओर न चलकर वर्तमान से अतीत और फिर अतीत से वर्तमान की ओर आवाजाही करती है। और इसी तरह से
जिसमें घटनाओं के बीच कार्य कारण संबंध उपेक्षित होता है। देवकी नंदन खत्री इस प्रकार के कथाकार हैं। चंद्रकांता इस प्रकार की कथा है। कथा का इससे भी विकसित रूप है जहां घटना श्रृंखला का स्थान कार्य व्यापार श्रृंखला ले। तो कथा और आख्यायिका के नाम में जाने तो क्या अंतर होता है। अब देखते हैं आख्यायिका और कहानी। आधुनिक युग में कहानी के नाम से जिन रचनाओं को हम जानते हैं उन्हें आरंभ में गल्प या आख्यायिका ही कहा जाता था। किशोरी लाल गोस्वामी जी की जो कहानी है इंदुमती, जिसे हिंदी की पहली कहानी होने का गौरव प्राप्त हुआ है, आपने पढ़ा भी होगा हिंदी कहानी के विकास यात्रा में। उसे स्वयं लेखक ने, गोस्वामी जी ने आख्यायिका कहकर प्रकाशन के लिए भेजा था और वो इसी रूप में सरस्वती में प्रकाशित भी हुई थी। श्याम सुंदर दास ने अंग्रेजी की शॉर्ट स्टोरी के लिए हिंदी में आख्यायिका पद का ही प्रस्ताव किया है। शॉर्ट स्टोरी, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वीकार भी कर लिया था कि सरस्वती में आख्यायिका नाम से एक स्तंभ आरंभ कर दिया गया था। इस तरह से जिसे हम आज कहानी के नाम से जानते हैं वह आख्यायिका का ही एक विकसित रूप है, परंतु इसका संबंध प्राचीन आख्यायिका से न होकर यूरोपीय शॉर्ट स्टोरी से अधिक था। आज की कहानियां अपने स्वरूप में भारतीय होकर भी संस्कार में क्या है, यूरोपीय जैसी शॉर्ट स्टोरी के शिल्प से ज्यादा प्रभावित। और आधुनिक कहानी कहने से आधुनिक कहानी के आविर्भाव में विभिन्न प्रकार के मत है। जो मॉडर्न स्टोरी आप पढ़ रहे हैं, कुछ विद्वान तो प्राचीन कथा साहित्य को ही आधुनिक कथा साहित्य का स्रोत मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान हिंदी कहानी को पश्चिम की देन मानते हैं। प्राचीन कथा साहित्य को हिंदी कहानी का स्रोत मानने वालों का मत है कि हिंदी कहानी का संबंध बृहत कथा तथा जातक कथाओं से है। कुछ ने 84 वैष्णवन की वार्ता को हिंदी का प्रथम कहानी माना। हिंदी की प्रथम कहानी वार्ता साहित्य से माना किसी, जबकि कुछ लोग इंशाअल्लाह की कहानी, रानी केतकी की कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना। इसके विपरीत कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो हिंदी कहानी को पाश्चात्य साहित्य का परिणाम और आधुनिक युग की देन स्वीकार करते हैं। इन विद्वानों के अनुसार नए प्रकार की कहानी का जन्म वर्तमान युग की आवश्यकताओं के अनुरूप हुआ है। नई कहानी का जन्म, और ये यूरोपीय अमेरिका देशों के शॉर्ट स्टोरी की विकसित गद्य विधा के रूप में हिंदी में बंगला और अंग्रेजी के रास्ते आया। आपको पता है जब हिंदी कहानी की विकास यात्रा पढ़ाया जाता है तो उससे में पहले जो है हिंदी की पहली कहानी के बारे में भी मतभेद उत्पन्न होता है। स्वयं प्रेमचंद का स्पष्ट मत है कि उपन्यास की तरह आख्यायिका की कला भी हमने पश्चिम से ही ली है। कम से कम इसका आज का विकसित रूप तो पश्चिम का ही रूप है। कहानी क्या होती है अथवा उसे कैसी होनी चाहिए, पश्चिम में बहुत विचार हुआ है। पश्चिम में आधुनिक कहानियों की परिभाषा जैसे चेखव, मोपाशा, टॉलस्टॉय, डिकेंस, एलन पो कहानीकारों की कहानियों को केंद्र में रखकर होती आई है। अतः कहानी का प्रमाणिक परिभाषिक रूप जानने के लिए सबसे पहले कुछ अंग्रेजी विद्वानों का जो विचार है उसे जानना होगा। एलन पो को शॉर्ट स्टोरी का जन्मदाता माना जाता है। शॉर्ट स्टोरी के जन्मदाता कौन है, याद रखिएगा, एलन पो। एलन पो के अनुसार यह ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा है कि एक बैठक में पढ़ा जा सके और जो पाठक पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखा
गया हो, वही है शॉर्ट स्टोरी। हडसन के अनुसार कहानी में केवल एक ही मूल भाव होता है, उस मूल भाव का विकास तार्किक निष्क्रियों के साथ लक्ष्य की एक निष्ठता की स्वाभाविक गति से किया जाना चाहिए। एलरी क्या कहते हैं, कहानी की तुलना घुड़दौड़ से करते हैं। जैसे घुड़दौड़ का आदि से शुरू तक महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार कहानी का आदि और अंत ही विशेष महत्व का होता है। इसी तरह युबाल पोल कहते हैं कि छोटी कहानी एक कहानी होनी चाहिए जिसमें दुर्घटनाओं का तीव्र कार्य व्यापार और कौतूहल के माध्यम से चरम सीमा या संतोषजनक पर्यवसन तक ले जाने का अप्रत्याशित विकास का विवरण हो। तो ये कहानी के बारे में है, आलोचना हम कर रहे हैं कहानी किसे कहते हैं, प्रेमचंद के अनुसार कहानी क्या है और आख्यायिका क्या है, कथा क्या है। तो अब कहानी कला का अर्थ आपको समझना होगा। कहानी, मान लीजिए आप एक राइटर हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे, कला क्या होनी चाहिए, कहानी की कला। कला का अर्थ और प्रयोजन को समझने से पहले यह जानना जरूरी होगा कि साहित्य अपने आप में एक कला है। साहित्य सबके द्वारा नहीं होता है। मोटे तौर पर जैसे सभी कलाओं के बारे में, वैसे ही साहित्य के बारे में यही माना जाता है कि अपने आसपास की दुनिया से मनुष्य का संतुलन स्थापित करने का साधन है साहित्य। पूंजीवादी समाज में संतुलन क्योंकि महज एक अप्राप्य अभिकल्पना है, इसके लिए कला संबंधी यह विचार अपने आप तक ऐसा विचार बन जाता है जो कला को मनुष्य की कभी न खत्म होने वाली जरूरत में बदल कर रख देता है। और ये ऐसी कला है जो हमें मनोरंजन कराती है। कला और मनुष्य का संबंध बहुत पुराना है। हमारा समाज एक वर्ग समाज है। एक वर्ग समाज में कोई भी विचार सर्वस्वीकृत विचार नहीं हो सकता। कोई भी थॉट रखिए, आपके अगेंस्ट में भी होंगे, आपके जो है फॉर में भी, आपके साथ भी देंगे और आपके विरोधी भी होंगे। आज भी लेखकों की कमी नहीं है जो समाज की तुलना में व्यक्ति को निरपेक्ष आजादी की रक्षा करना कला का धर्म मानते हैं। और प्रेमचंद कला को इस सीमित प्रयोजन से आगे हमारे सामाजिक विवेक को जागृत करने और समाज परिवर्तन की दिशा का वाहक बनाना चाहते हैं। उनका मानना था कि उपन्यासों और आख्यायिकाओं में अस्वाभाविक बातों के लिए गुंजाइश नहीं है। उसमें हम अपने जीवन का ही प्रतिबिंब देखते हैं। जो भी स्टोरी होती है हमारी लाइफ से, हमारी जिंदगी से, हमारे आसपास की घटनाओं से ही संबंधित होती है। उनका मानना था कि उपन्यास और आख्यायिकाओं में अस्वाभाविक बातों के लिए गुंजाइश नहीं है। उसमें हम अपने जीवन का प्रतिबिंब देखना चाहते हैं। उसके एक एक वाक्य, कहानी के एक एक पात्र को यथार्थ रूप में दिखाना चाहते हैं लेखक। और प्रेमचंद कला के लिए सिद्धांत के विरोधी नहीं थे, मगर उनका मानना है कि कला के लिए का समय वह होता है जब देश सुखी हो, संपन्न हो। तो हिंदी कहानी में प्रेमचंद किस तरह से आते हैं? प्रेमचंद जैसे महान कथाकार की दृष्टि में कहानी कला का स्वरूप और संदर्भ बहुत व्यापक था। प्रेमचंद की कथा दृष्टि को समझने के पहले उन साहित्यिक परिस्थितियों पर विचार कीजिए, क्योंकि जो भी साहित्य उभरता है उसके पीछे उस समय की प्रवृत्तियों का विशेष योगदान रहता है। और कथाकार के रूप में प्रेमचंद का उस समय प्रादुर्भाव होना, जिस समय प्रेमचंद का साहित्य में प्रादुर्भाव हुआ, वो समय था साहित्य की सामंती परंपरा का कालखंड। भारतेंदु की सामंती राष्ट्रीयता, नई पूंजीवादी राष्ट्रीयता के युग
में प्रवेश कर रही थी। ये वो दौर था जब साहित्यकार की प्रवृत्ति मुख्यतः क्या थी, आदर्शवादी भावधारा के माध्यम से अपने को व्यक्त कर रही थी। और उस युग का आदर्शवाद सामंती राष्ट्रीयता से प्रभावित था और ये गद्य का तृतीय उत्थान काल था। इसके पूर्व ही गद्य का लेखन प्रारंभ हो चुका था। प्रेमचंद जब आए, ऐसा नहीं कि वो अब से कहानी लिखना शुरू हुआ, उससे पहले ही कथा साहित्य का प्रारंभ हो चुका था। उपन्यासों और कहानियों की रचना होने लगी थी। दुलाई वाली बंग महिला के द्वारा लिखी गई कहानी टोकर भर मिट्टी, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखी गई, ये सब कहानियां प्रकाशित हो चुकी थी प्रेमचंद के आने से पहले। और आधुनिक हिंदी का सूत्रपात हो चुका था। आधुनिक हिंदी कहानी का जयशंकर प्रकाश की आकाशदीप, प्रतिध्वनि ग्राम, राधिका रमन सिंह का कहानी कानों में कंगना, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी रक्षाबंधन, गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था। जैसे कहानीकार आधुनिक हिंदी के इतिहास को आगे बढ़ाने में लगे थे। बहुत सारी स्टोरी राइटर आ गए थे उस समय। इसी तरह उपन्यास भी लिखा जा रहा था। पर प्रेमचंद की पूर्ववर्ती कहानियों में चाहे तिलस्मी या जासूसी या सामंती प्रेम की कहानियां हो और उसमें जीवन की समस्या का, साहित्य का में यांत्रिक चित्रण होता था। इसके पीछे कारण यह है कि इतना लिखने के बाद भी लेखक यथार्थ चित्रण क्यों नहीं कर रहा था। इतना सारा कथा साहित्य लिखने के बाद भी जयशंकर प्रसाद और आचार्य शुक्ल ने भावुकता का कोष कहकर अस्वीकृत कर दिया। प्रेमचंद ने जो लिखा, उस समय प्रेमचंद जो कर गए हैं वो हमारे साहित्य की एक निधि है। प्रेमचंद ने जो किया वो निधि है और बाकी सब भंडार है। आचार्य शुक्ल ने बाकी को ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कहने की आवश्यकता नहीं है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी कथा साहित्य में सच्ची यथार्थवादी कला का विकास सिर्फ प्रेमचंद के होते ही देख पा रहे थे। सच्ची यथार्थवादी, यथार्थ यानी जीवन से जुड़ी सच्चाइयां। प्रेमचंद के माध्यम से अलंकारों के बोझ से मुक्त भाषा में जो कहानियां और उपन्यास आ रहे थे, आचार्य शुक्ल वैसे ही कथात्मक गद्य की अपेक्षा कर रहे थे। तो प्रेमचंद जिस ऐतिहासिक भूमि पर खड़े हैं, उनके लिए अपने निकट के जो पूर्ववर्ती से सीखने के लिए कुछ खास नहीं था। यहाँ वह भी उल्लेखनीय है कि सीखने के लिए अपने पूर्ववर्तियों से कुछ खास न होने के बावजूद प्रेमचंद ने यूरोप की कला दृष्टि को अपना आदर्श नहीं बनाया। अपनी भारतीय जमीन से प्राप्त अनुभव से सीखते हुए उन्होंने अपनी साहित्य दृष्टि और कला का विकास। तो हम वही देखते हैं कि कहानी के बारे में प्रेमचंद जी का विचार क्या है, जिसने भारतीय कथा परंपरा की आत्मा को पूरी तरह से आत्मसात करते हुए पाश्चात्य शिल्प की कहानियों का हिंदी में मार्ग प्रशस्त किया। प्रेमचंद जिस युग में पैदा हुए थे, उस युग में पश्चिमी शिल्प की कहानियां लिखने के साथ साथ पुरानी आख्यायिका परंपरा और बोध को भी अपनी कथा परंपरा में शामिल करते हुए चलना था। इसलिए उन्होंने सिर्फ कहानियां नहीं लिखी, कहानियों के बारे में भी लिखा। कहानियों के बारे में भी उन्होंने लिखा है। तो इसी तरह से प्रेमचंद की जो कहानी कला है, वो प्रेमचंद की कहानियों पर विचार करना तो बहुत मुश्किल है कि
वे अपने पूर्ववर्ती या समकालीन की तरह किसी एक शिल्प को और एक ही प्रकार के विषय में को दायरे में रखकर लिखने वाले लेखक नहीं है। कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि प्रेमचंद के विचार क्या थे, प्रेमचंद के ने कौन कौन से विषयों से संबंधित लिखना चाहा। जिस तरह जीवन के अनेक स्तर पर और अनुभव के अनेक आयाम होते हैं, उसी तरह प्रेमचंद की कहानियां भी जीवन के विभिन्न स्तरों और आयामों को समेटते हुए हमें नाना प्रकार के अनुभवों को दिखाती है। विषय और घटना रूपों के अनुसार उनकी कहानियों के शिल्प भी बदलते रहते हैं। पंच परमेश्वर उनकी पहली हिंदी की कहानी से लेकर अंतिम कहानी कफन तक की कहानियों को किसी एक मापदंड में विश्लेषित नहीं किया जा सकता। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी के पूर्ववर्ती ढंग को लगभग अस्वीकार करते हुए हिंदी कहानी की नितांत मौलिकता, उसके तरीके को बदल दिया। प्रेमचंद से पहले की कहानी और उपन्यासों में प्राय मानवेतर विषयों की प्रधानता थी। प्रेमचंद से पहले जो कहानी के विषय थे ना, उसमें मानवेतर विषय की प्रधानता थी अथवा समाज के उच्च कुलीन तबके के या सामंती शासकों के जीवन का आचरण की कहानी का विषय हुआ करता था, वही कहानी का विषय हुआ करता था। तो प्रेमचंद ने सबसे पहले विशिष्ट के स्थान पर किसको प्रतिष्ठित किया? आम, स्पेशल नहीं, जनरल। विशिष्ट के स्थान पर आम आदमी की प्रतिष्ठा की लेकर आम आदमी के सुख दुख, उसकी जीवनचर्या को कहानी का केंद्रीय विषय बनाया प्रेमचंद जी ने। इसलिए स्वाभाविक तौर पर विषय के अनुरूप सर लेफ्ट हो गए हैं क्या? हाँ सर, लेफ्ट हो गए हैं।
यहीं से खोला था तेरे। इसने खोला था साइड से। नीलम नीलम जी अपना माइक बंद कीजिए। तो आप बोल रहे बात कर रहे हैं, तो क्या कीजिएगा नहीं है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आप म्यूट पर हैं। अब आ रही है आवाज? ठीक है जी सर। जी। तो प्रेमचंद ने 300 से अधिक कहानियां लिखी थी अपने जीवन काल में, और ये कहानियां एक लंबे काल विस्तार को दिखाती है। इतनी विविधताओं के बावजूद यदि प्रेमचंद की कहानियों की विशेषता की बात करनी है, तो प्रेमचंद को अगर देखा जाए तो वो ग्राम्य जीवन का चितेरा कथाकार कहा जाएगा, क्योंकि उत्तर भारत के किसान के जीवन का ऐसा प्रमाणिक कोई दूसरा रचनाकार नहीं हो सकता। प्रसिद्ध आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी स्वयं लिखते हैं कि अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, व्यवहार, भाषा, भाव, रहन सहन, सुख दुख, सूझबूझ को जानना समझना चाहते हैं, तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। समाज को उनसे अधिक विश्वसनीयता से दिखा पाने वाले परिदर्शक को हिंदी और उर्दू के दुनिया में और कोई नहीं है। द्विवेदी जी के अनुसार प्रेमचंद जी ने भारत के अतीत के गौरव का राग नहीं गाया है और न ही भविष्य की कल्पना की है। वे ईमानदारी से वर्तमान काल की अवस्था का विश्लेषण करते हैं। प्रेमचंद युगिन तत्कालीन समाज की आलोचना हमको देखने को मिलती है प्रेमचंद साहित्य में। उनका वर्णित विषय क्या था? आमतौर पर मैंने पहले ही बताया, क्योंकि प्रेमचंद न तो विशेष के पक्षधर थे, वो आम आदमी के बारे में लिखते थे, विशेष को छोड़कर आम को दिखाया। आमतौर पर प्रेमचंद को गांव के गरीब किसान समुदाय और मजदूरों का कथाकार माना जाता है। लेकिन क्या उसी तबके का कथाकार कहना ठीक जान पड़ता है प्रेमचंद को? तब तो हमें फिर बूढ़ी काकी, बड़े भाई साहब, बड़े घर की बेटी, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, ऐसी कई कहानियां हैं प्रेमचंद की कहानी को, उनको तो फिर बाहर करना पड़ेगा। कहने का अर्थ यह है कि कृषक समुदाय का व्यापक जीवन प्रेमचंद के फोकस में सबसे अधिक है। प्रेमचंद ने सबसे अधिक फोकस किया कृषक जीवन को, किसान की जिंदगी को। लेकिन वो किसी भी समर्थ और सजग कथाकार की तरह उनकी निगाहें आसपास के जीवन और समाज पर भी बराबर बनी रही। प्रेमचंद पात्र ही ऐसे चुनते हैं क्योंकि उनके कहानियों में आप हर रंग, हर रूप, हर छवि को देख सकते हैं। उनकी कहानियों में जितने किसान हैं उतने ही मजदूर हैं, जमींदार भी हैं, बाबू भी है, भिखारी भी है, विधवा भी है और परित्यक्तता स्त्री भी है, मात्रहीन बालक भी है तो किशोर भी है, बूढ़ी स्त्रियां हैं और बूढ़े पुरुष भी हैं। जैसे आप देख सकते हो दो बेलों की कथा कहानी, बैर का अंत या अलगोजा, ये पारिवारिक समस्या पर केंद्रित कहानियां हैं। और इसी तरह मृतक का भोज में कुरीतियों पर धज्जियां उड़ाई गई है। तो प्रेमचंद को एक ढांचे का कथाकार कहना ठीक नहीं है। बावजूद इसके ये कहना गैर मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि सभी पात्रों की सामाजिक अथवा आर्थिक
पृष्ठभूमि ग्रामीण जीवन परिवेश से संबंध होती है। जब प्रेमचंद वर्णन करते हैं कोई भी कहानी का, तो उनकी कहानी का वर्णन एक नए तरह से आरंभ होता है। कहीं पर भी कहानी रिपीट नहीं होती है, दोहराव नहीं है। गुल्ली डंडा कहानी एक निबंध की तरह शुरू होती है, और जबकि मुक्ति मार्ग की शुरुआत एक व्यंग विदग्ध विषय से होती है। तो ये कहानी जो प्रेमचंद, ऐसा लगता है कि कहानी लिखते लिखते ही लिखने की जगह कहानी सुनाते हैं आपको, एक वक्ता के जैसे लगता है कहानी, लच्छेदार जुबान में जैसे सुनाता हो। प्रेमचंद की कहानियों में फुर्सत से सुनने का भाव मिलता है, जीवन का अनुभव है वो हमारे, टीका टिप्पणी व्यंग जो कि हमारे पाठक के मन को गुदगुदाते हैं। यहाँ पर परंपरागत कहानियों में पाए जाने वाले कौतूहल के स्थान पर चरित्र चित्रण को प्रधानता मिलती है, और चरित्र चित्रण में जो है बखूबी रूप से बहुत ही आगे बढ़ा है प्रेमचंद। तो प्रेमचंद की कहानियों में जो शिल्प है, उसकी जो भाषा है, उसकी जो रचना कला है, वो हम जानते हैं। तो प्रेमचंद की कहानी और उसमें हिंदी आलोचना के बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि प्रेमचंद हिंदी के कथाकार नहीं थे। सबसे पहले आपको जानना होगा कि प्रेमचंद नवाब राय के रूप में प्रेमचंद के हिंदी कहानी लेखन की शुरुआत की। जैसा कि प्रेमचंद ने अपने कहानी लेखन की शुरुआत ही नवाब राय नाम से उर्दू में की थी, वैसा तो उनका मूल नाम था धनपत राय। इसी नाम से वे सरकारी नौकरी भी करते थे, पर अंग्रेजों की नजर से बचे रहने के लिए उन्होंने अपने पुकारू नाम नवाब राय के नाम से कहानी लिखना शुरू किया। इसी नाम से उनकी प्रथम कहानी इसके दुनिया व हुब्बे वतन, दयाराम निगम उनके एक मित्र थे। उनके संपादन में निकलने वाली पत्रिका जमाना पत्रिका में 1908 में प्रकाशित हुई थी, और इसी वर्ष ही 1908 में और एक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ, उसका नाम था सोजे वतन। वो भी जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित होती थी। इसके दुनिया व हुब्बे वतन उर्दू और सोजे वतन हिंदी। और एक कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यही मेरा वतन है, शेख मखमूर और सिले मातम नामक कहानियां संग्रहित थी। ये सोजे वतन में ये कहानियां थी। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यही मेरा वतन है, शेख मखमूर, सिले मातम। तो नवाब राय ने लिखा, हर एक कौम का इल्म और अदम अपने जमाने की सच्ची तस्वीर होती है। तो जब हम देखते हैं कि इसमें जो कहानी थी वो देश प्रेम के प्रति थी, देश प्रेम को प्रचंड रूप से व्यक्त करने वाली कहानी थी। पर किसी सरकारी नौकर में देश प्रेम का भाव हो, उस समय प्रेमचंद सरकारी नौकरी करते थे, ये औपनिवेशिक शासन के लिए सहज नहीं था। वो धनपत राय, नवाब राय के बाद में प्रेमचंद की ही व्यवहारिकता का संयोग था कि उनकी नौकरी ही नहीं बरकरार रही, बल्कि वे जेल की सजा भी से भी बच गए प्रेमचंद नाम से लिखे तो। अगर वो अपने ओरिजिनल नाम से लिखते तो वो जेल में रहते। तो अपने इस काम के लिए नवाब राय को औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा तलब भी किया गया था, पर सोजे वतन की जब्ती के आदेश के साथ साथ लेखन पर पाबंदी लगा दी गई। सोजे वतन को सारी प्रतियां जला दी गई और नवाब राय नाम से कोई लिख नहीं सकता। नवाब राय भी कहाँ मानने वाले थे। एक बार उन्होंने फिर अपना नाम बदला और उस प्रेमचंद का जन्म हुआ। इस नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी 1910 में जमाना में प्रकाशित। यह प्रेमचंद की पहली कहानी है, प्रेमचंद नाम से लिखी गई पहली कहानी है बड़े घर की बेटी, जो 1910 ईस्वी में
जमाना नामक पत्रिका में कानपुर से प्रकाशित हुई और यही वो प्रेमचंद की पहली कहानी है जो हिंदी उर्दू कहानी के कथ्य और संरचना की दृष्टि से ऊंचाई पर ले जाती है। फिर इसी वर्ष और कई कहानियां जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। अगनकुंड, शेर दरवेश, बेगेजे महसून, रानी सारंद्रा। तो बहुत सारी कहानियां फिर लिखी प्रेमचंद ने। तो कहानीकार प्रेमचंद का उर्दू से हिंदी में आगमन प्रेमचंद के कहानी लेखन के इतिहास में दिसंबर 1915 तक इस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस माह सरस्वती पत्रिका में हिंदी भाषा में पहली कहानी शोध प्रकाशित हुई थी। इसके पहले तक वे केवल उर्दू में कहानियां लिखते थे। 1915 तक प्रेमचंद की लगभग 3 दर्जन उर्दू कहानी और 2 कहानी संग्रह प्रेमपति, शहरे दरवेश प्रकाशित हो चुके। पर शुद्ध हिंदी, जो प्योर हिंदी के पाठक थे, उनके बारे में प्रेमचंद जी ने कुछ नहीं लिखा था। 1915 ईस्वी तक प्रेमचंद उर्दू साहित्य में कहानीकार के रूप में अपनी पहचान पूरी तरह से बना चुके थे, पर उर्दू साहित्य से संतुष्ट नहीं थे प्रेमचंद जी। उर्दू के पाठकों की स्थिति असंतोषजनक थी। उर्दू आलोचकों ने भी उन्हें उपेक्षित सम्मान नहीं दिया जो इच्छा चाहते थे। प्रेमचंद 1 सितंबर 1915 को अपने दोस्त और जमाना के पत्रिका संपादक मुंशी दयानारायण निगम के नाम पर एक पत्र उन्होंने लिखा, उर्दू में अब गुजर नहीं। और 1915 में ही अपनी शोध शीर्षक कहानी से वे हिंदी में आ गए। इसके बाद उनकी कहानियां हिंदी उर्दू दोनों में प्रकाशित होती थी। ये प्रेमचंद का हिंदी में पदार्पण था जो 1936 ईस्वी तक चला। वर्ष 1916 में शंखनाद और 2 भाई नामक संयुक्त परिवार की कथा कहने वाली 2 कहानियां लिखी। 1916 से 1920 की अवधि में प्रेमचंद ने प्रेम केंद्रित कहानियां भी लिखी थी। तो इस तरह से प्रेमचंद ने कई कहानियां लिखी, कईयों का अनुवाद भी प्रकाशित हुआ। जब सरकारी नौकरी करते थे उस समय भी उन्होंने कहानियां लिखी। कई कहानियां जो है जब्त हो गई, उन पर पाबंदी भी लगी। फिर सरकारी नौकरी से उन्होंने त्याग पत्र दिया। उसके बाद भी प्रेमचंद कहानी लिखते थे। पर प्रेमचंद के अंतिम दौर की जो कहानियां हैं, प्रेमचंद के अंतिम दौर की कहानियों में अगर आप देखेंगे तो स्वाधीनता आंदोलन का संघर्ष जैसे जैसे जोर पकड़ता गया, प्रेमचंद की कहानियों में भी वह विविध रूप से नए तेवर के साथ प्रस्तुत होता गया। क्योंकि इस दौर के आंदोलन की एक उल्लेखनीय विशेषता थी कि इसमें किसान, मजदूर, स्त्रियों ने बहुत अभूतपूर्व जो है हिस्सेदारी निभाई थी। और प्रेमचंद को इसका बोध था। उनकी पत्नी स्वयं शिवरानी देवी इस आंदोलन में शरीक होकर जेल की सजा भुगत कर आ गई थी। प्रेमचंद जी की पत्नी प्रेमचंद इस काल में ही माँ, पत्नी से पति, होली का उपहार, आहुति जैसी कहानियों में भारतीय राजनीति में आए इस परिवर्तन का बहुत विश्वसनीय अंकन किया हुआ है। स्त्री जागरण की दृष्टि से बहुत ही अनुपम कहानियां हैं ये। इसी तरह समर यात्रा, जुलूस, ये कहानियों में प्रेमचंद जी के राष्ट्रीय आंदोलन में आम आदमी की भागीदारी को रेखांकित किया। प्रेमचंद सही अर्थों में दलित संवेदना का प्रथम गंभीर कथाकार है। कल हमने आलोचना किया था कि प्रेमचंद की विषय वस्तु दलितों के प्रति क्या है, नारियों के प्रति क्या है, स्वाधीनता के प्रति क्या है। तो मंदिर, घास वाली, दूध का दाम कहानी की हमने चर्चा की थी कल, ठाकुर का कुआं। तो प्रेमचंद ने अपने लेखन के अंतिम दौर में शिशु संवेदना पर आधारित बड़ी बड़ी मार्मिक कहानियां लिखी हैं, जैसे चोर, कजाकी, रामलीला, नादान दोस्त, खेल और ईदगाह
ये बाल संवेदना की बेजोड़ कहानियां हैं। पशु संवेदना की दृष्टि से भी जो है प्रेमचंद एक बेजोड़ कथाकार थे। स्वत्त रक्षा, सैलानी बंदर, पूस की रात, दो बेलों की कथा, इन कहानियों में क्या किया गया है, पशु को केंद्र में उपस्थित कर उसके माध्यम से समकालीन राजनीति पर प्रहार करने के क्रम में कुछ जीवंत कहानियां लिखी। तो प्रेमचंद की जो कहानी है, काल की दृष्टि से अगर आप देखोगे तो 1907 से 1936 तक फैली है, परंतु उसमें विविध रूप से कितनी मार्मिकता के साथ लेखक चित्रण करते हैं। उनकी कहानियों में विषय की विविधता है और विषय वैविध्य के ही महान कथाकार हैं हमारे प्रेमचंद। तो प्रेमचंद की कहानी आलोचक क्या क्या कहते हैं उसके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, नामवर सिंह जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, इन्होंने अपने अपने ढंग से प्रेमचंद पर आलोचना की है। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने अपनी पुस्तक प्रेमचंद साहित्यिक विवेचन में लिखा है कि प्रेमचंद की मुख्य प्रेरणा जिसके आधार पर उन्होंने कहानियों का निर्माण किया वो प्रगतिशील थी। और रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद के उपन्यासों में, कहानियों में मार्क्सवादी दृष्टिकोण से विचार किया है और उनकी कहानियों की सराहना की है। पर प्रेमचंद के बाद भी कई आलोचक आते हैं। आज भी जो है कई पत्र पत्रिकाओं में प्रेमचंद के लेख प्रकाशित होते हैं और आलोचना की जा रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेमचंद ने कैसे हिंदी कहानी को एक नई शक्ति प्रदान की है। जिस समय प्रेमचंद का हिंदी कहानी के क्षेत्र में पदार्पण हुआ, उस समय तक आधुनिक हिंदी कहानी का स्वरूप स्थिर नहीं हो पाया था और कहानी को एक नई दिशा नहीं मिली थी। उस काल में सबसे बड़ी सच्चाई क्या थी? राजनीतिक मुक्ति की आकांक्षा, छटपटाता भारतीय समाज और उसके दमन को उतारू औपनिवेशिक शासन था। पर प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से उसी जनशक्ति को जगाने का प्रयास किया। इसके साथ ही हम देखते हैं कि प्रेमचंद ने ऐसी कहानियां लिखी है जो जातिगत, संप्रदायगत और आर्थिक भेदभाव से मुक्त तथा श्रेष्ठ नैतिक चेतना से युक्त राष्ट्रीय बोध पैदा हो सके। प्रेमचंद जनता के लेखक थे और उन्होंने सामान्य जनता की आवाज को ही अपनी कहानियों में वाणी दी है। हिंदी के आलोचना जगत में भी प्रेमचंद के कथा लेखन को खूब सराहा है। यद्यपि प्रेमचंद जैसे महान लेखक कई बार जो है छींटा कसी भी की गई है, कई लोगों ने जो है आरोप भी लगाए हैं, साहित्यिक जगत में ये चर्चा का विषय बन गया, फिर भी जो है प्रेमचंद के प्रशंसकों के सामने नक्कर खानों में दूती के समान ही सिद्ध हुई। तो हम देखते हैं, अगर आपका प्रश्न आता है कि प्रेमचंद के कहानी लेखन के क्षेत्र में किस तरह से आगमन हुआ, हिंदी कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद के आगमन पर विस्तार से आलोचना कीजिए, तो आपको ये सब आलोचना करनी होगी। या फिर प्रेमचंद के आरंभिक लेखन यात्रा पर विचार व्यक्त कीजिए, प्रेमचंद के कहानियों में संबंधित आलोचकीय मंतव्य को स्पष्ट कीजिए, तो आपको आलोचना करना होगा जो मैं बताया। तो अब हम प्रेमचंद की कहानियों की चर्चा करते हैं। पहली कहानी है प्रेमचंद की मनोवृत्ति कहानी, जिसका हम आज विश्लेषण करेंगे। इस कहानी में ये बताया गया है कि हम नारियों के संदर्भ में पुरुषों में पाई जाने वाली मनोवृत्ति, मैंने कहा था कि प्रेमचंद नारी जीवन के चितेरे चित्रकार हैं। तो मनोवृत्ति यानी जो हमारी मेंटलिटी है, एक पुरुष की नारी के प्रति क्या विचारधारा है,
उसको जान सकेंगे आप लोग इस कहानी के माध्यम से। किस तरह स्त्रियों के प्रति अनैतिक मानसिकता से ग्रस्त होता है और हमारे लेखक का नजरिया क्या है एक नारी के प्रति, वो हम जान सकेंगे। जो कि प्रेमचंद की कहानियों में विविध विषय है मैंने बताया, और वो विषय के साथ साथ ये एक ऐसा विषय है कि नारी के प्रति क्या विचार है पुरुष प्रधान समाज का, वो हम, क्योंकि प्रेमचंद अपने समय में व्याप्त सामंती मूल्य और पिछड़ी चेतना से लगातार संघर्ष करने वाले कथाकार थे और उनकी कहानियां इसी संघर्ष प्रक्रिया में लिखी गई। समाज में दलन और उत्पीड़न झेलने हुए जो उपेक्षित जीवन जीने वाले, चाहे वो किसान हो, स्त्री हो, दलित पात्र हो, उन्होंने इन सब को अपनी रचना का विषय बनाया। प्रेमचंद का जो विशाल कैनवस है स्टोरी राइटिंग का, एक साथ दृष्टि में रख पाना असंभव तो नहीं है, कठिन है थोड़ा, क्योंकि जब उनकी कुछ प्रतिनिधि कहानियों के बारे में बार बार पढ़ा जा रहा है और सराहा जा रहा है कि उनके लेखन का विशाल भाग अनदेखा छूट जाता है। तो प्रेमचंद की कहानियों में स्त्री को अगर हम देखते हैं, क्योंकि प्रेमचंद का आविर्भाव स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में हुआ था, और जब स्वतंत्रता और नारी जागरण की बात करना एक संवेदनशील रचनाकार के लिए जरूरी हो गया था, क्योंकि प्रेमचंद के पहले जो काल था वो नवजागरण काल था। राजा राम मोहन राय, गोविंद रानाडे, महर्षि दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सब ने स्त्री जागरण के लिए बिगुल फूंक चुके थे। इनके बाद भी 20वीं सदी में एक लेखक हुए हैं, वो है हमारे प्रेमचंद, और समाज चिंतक के रूप में गांधी का आविर्भाव होता है प्रेमचंद के समय। प्रेमचंद का मानना है कि राष्ट्रीयता की जो लहर देश में आई वो स्त्री पुरुष के बीच भेद को मिटा कर रहेगी। प्रेमचंद स्त्रियों के आत्मनिर्णय का अधिकार दिलाना चाहते थे। उनके अनुसार विवाह के नियम स्त्री और पुरुष दोनों पर समान नियम लागू होने चाहिए। सतीत्व और यौन सुचिता के समर्थक थे, लेकिन वे इस नियम को स्त्रियों के साथ पुरुषों पर भी समान रूप से लागू करना चाहते थे। वे जानते थे कि स्त्री और पुरुष दोनों का संपत्ति पर समान अधिकार हो। कल मैं आपको बता रहा था, पुरुष पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह न कर पाए। स्त्री का जीवन और संघर्ष प्रेमचंद की कहानियों के केंद्र में रहा है। स्त्री विरोधी रवैयों का प्रेमचंद ने जमकर विरोध किया है। आमतौर पर प्रेमचंद को ग्रामीण और दलित तथा पिछड़े वर्ग का कथाकार माना जाता है, फिर भी उनकी कहानियों और उपन्यास में इस वर्ग की महिलाओं का प्रतिनिधि चित्रण हुआ है। गोदान, कर्मभूमि आदि उपन्यासों में ग्रामीण पृष्ठभूमि की अनेक ऐसी महिला पात्र हैं जिनका चित्रण करके प्रेमचंद ने दिखाया है कि स्त्री मनोविज्ञान के बेजोड़ चित्रकार हैं हमारे प्रेमचंद। प्रेमचंद के अनुसार स्त्रियां आध्यात्मिक गुणों से युक्त है और निस्वार्थ भाव से सेवा करती है। जहां एक तरफ उदार और रहमदिल है, वहीं उनमें अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की भी दृढ़ता है। न्याय प्रियता पाई जाती है नारियों में। वास्तविकता यही है कि प्रेमचंद ने पढ़े लिखे शिक्षित मध्यम वर्गीय या शहरी परिवार में आर्थिक और सांस्कृतिक नैतिक स्तर पर जीने वाले अभिशप्त स्त्रियों की दशा पर भी पर्याप्त रोशनी डाली है और अपनी रचनाओं को प्रतिष्ठित भी किया है। स्वाधीनता प्रेमचंद के रचना कर्म का केंद्रीय विषय रहा है, फिर भी स्वाधीनता कोई स्थूल अवधारणा नहीं है। प्रेमचंद मानते थे कि नारी, दलित, किसान और मजदूर की स्वाधीनता के संदर्भ में एक होते हुए भी अपने आप में विशिष्ट और अलग है। तो इस नए युग में उभरती हुई प्रेमचंद की छवि जो हम देखते हैं कि
मनोवृत्ति कहानी में उन्होंने कौन से समय को और कौन सी कथा को दिखाया? प्रेमचंद ने स्त्री पात्र को केंद्र में रखकर करीबन 150 कहानियां लिखी हैं और हर कहानी में नारी कोई न कोई नए रूप में आकर स्त्री जीवन से जुड़ी कोई न कोई समस्या उठाती है और इन कहानियों के माध्यम से नारी की जो समस्या है उस पर प्रेमचंद के विचार और सुझाव को समझा जाए तो इन कहानियों में नारी समस्याओं और उनके समाधान का भी संकेत स्पष्ट है। प्रेमचंद अगर प्रॉब्लम दिखाते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी दिखाते हैं। नारी के लिए समस्या दिखाई तो उसका समाधान भी। तो इन कहानियों में स्त्रियों से संबंधित समस्याओं और उनके समाधान के संकेत इतने स्पष्ट हैं कि उनमें विमर्श के लिए अवकाश कम की जगह छूटती देखी जा रही है। मनोवृत्ति एक नए शिल्प कौशल और विचार की कहानी है, एक नए टेक्निक से लिखी गई कहानी है प्रेमचंद। ये 1934 में लिखी गई कहानी है। ये वो दौर था जब प्रेमचंद की कहानी कला अपने शिखर पर पहुंच चुकी थी, यानी प्रेमचंद ने कहानी कला का पूरा आयाम पा लिया था। आपको पता है प्रेमचंद की अंतिम कहानी 1936 की थी, तो 1934 में लिखी गई ये कहानी। ये सदगति, कफन, ठाकुर का कुआं और पूस की रात जैसी कहानी जब लिखी जा रही थी ना, उस टाइम की कहानी। और पहले वाली कहानियों के शिल्प से थोड़ी ये ज्यादा एक्स्ट्रा थी। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से बाहर निकलकर आलोचनात्मक यथार्थवाद की मनोवैज्ञानिक परक कहानियां लिखी जा रही थी उस समय। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक मंतव्यों को व्यक्त करने की कला इस दौर पर पाई गई। कम शब्दों में अधिक कहा। तो ये उनके अपने ही कथा लेखन के ग्राफ में एक ऐसा उछाल है। तो हम देखते हैं आमतौर पर प्रेमचंद की कहानियां वर्णनात्मक शैली में होती है और खुद ही लंबे लंबे विचार कथनों के साथ कहानी को दिशा देते चलती है। लेकिन देखा जाए कि प्रेमचंद की कहानी विवरणात्मकता के स्थान पर यहाँ पर संवादात्मक हो गई है, क्योंकि अब प्रेमचंद ने कहा कि कहानी अब जीवन के बहुत निकट आ गई। ये कहानी उस दौर में लिखी गई जब प्रेमचंद खुद स्वयं नारी विषयक समस्या को लेकर सुधारवादी सोच से आगे निकल गए थे। उन्हें पता लगाना था कि सुधारवाद का रास्ता जो है वो घूम फिर कर उसी सामंती पुरुष वर्चस्वी परिधि में पहुंचता है। ये वो समय था जब प्रेमचंद समाधानों से अधिक सवालों से घिरे हुए थे। सॉल्यूशन नहीं, उनके सामने क्वेश्चन आते थे और किसी सीधे साधे रास्ते से नहीं समाधान तक पहुंचना चाहते थे। इसलिए कहानी में प्रेमचंद ने कोई समाधान देने की बजाय एक परिस्थिति का सृजन करके यह प्रश्न उठाया है कि पार्क में सोई हुई कोई स्त्री यदि विक्टोरियाई नैतिकता और भारतीय स्त्री की पारस्परिक छवि का अतिक्रमण करके कोई अपराध करती है, तो क्या ऐसी नैतिकता को मान्य ठहराया जाना चाहिए या नहीं? प्रेमचंद जिस वक्त ये कहानी लिख रहे थे उस वक्त तक वे स्वयं स्त्री की यौनिक पवित्रता, पतिव्रत सुचिता के कायल थे और किसी भी तरह से किसी स्त्री के कौमार्य अथवा यौनिक सुचिता को खंडित करने की कोशिश करने वाले विचारों के विरुद्ध थे प्रेमचंद, याद रखना।
प्रेमचंद ने इस कहानी में विभिन्न पात्रों के संवादों के माध्यम से नारी की जो आजादी है और उसे बंधित करने वाले पितृसत्तात्मक मूल्यों की टकराहट का जो वातावरण रच दिया है, वो कहानी को ने केवल विमर्शात्मक बनाता है, बल्कि विक्टोरियाई मूल्यों को टूटने की तरफ संकेत करता है। तो ये कहानी में जो प्रेमचंद ने मर्दवादी या विक्टोरियाई नैतिकता पर सवाल उठाने के लिए कुछ संकेत छोड़े, क्योंकि उस समय के समाज में स्त्री की शोभा विवाहित होकर घर बसाने में मानी जाती थी। विवाह के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं। एक स्त्री अपने पति के संरक्षण में ही अपनी पहचान हासिल कर सकती है। उस समय के विचार ऐसे थे। स्त्री को स्वतंत्र रूप से कोई काम करने की अनुमति नहीं थी। पुरुष सत्तात्मक समाज में स्त्री को घर, परिवार, विवाह और पति और बच्चों तक ही सीमित था। उसका यही उसका संसार था, यही समाज था। और ये समाज ऐसी धारणा को जन्म देता है कि स्त्री का जीवन बेटी, पत्नी, मां बनकर ही सार्थक हो सकता है। इस समय, इस काल में स्त्री को अकेले बाहर निकला या घूमना मना है। बाहर निकलते समय यदि पति अथवा परिवार के किसी सदस्य का साथ न होना अनिवार्य था, कोई साथ होगा तो ही जा सकते हो आप बाहर। माना जाता था कि नारियां घर में ही रहे तो शोभा देती है। घर में रहकर सिलाई कढ़ाई करे, बच्चों को पढ़ाए, बच्चों की देखभाल करे, मेहमानों का ख्याल करे, चाय पानी दे। क्या यही है नारी का धर्म? उस समय ऐसी विचारधारा थी। कहा जाता है कि 19वीं सदी तो 19वीं सदी वस्त्र सभ्यता की सदी थी। इस सदी में वस्त्रों से शरीर को ढकने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। आज कई प्रदेश में देखा जाता है कि घूंघट प्रथा वगैरह आज भी है। बेटेंड रसेल ने लिखा है कि विक्टोरियाई सदी में स्त्री के पैर का अंगूठा भी दिखता था तो वो बिजली दौड़ जाती। एक अंगूठा भी नहीं दिखना चाहिए पैर का। शालीनता, अशालीनता, नैतिकता, अनैतिकता के सारे प्रश्न स्त्री के देह पर लागू होते थे। क्यों? उसकी देह के सामने उसके मन, संवेदना और आत्मा का कोई मोल नहीं था। हमारा समाज जिसमें स्त्रियां भी शामिल होती है, एक समाज बिना नारी के कैसे बन सकता है? केवल स्त्री देह के लिए कड़े उसूल तय करता था और उन उसूलों को जाने या अनजाने में किसी भी तरह अतिक्रमण करना अश्लील या अश्लील हरकत मान लिया जाता था। वैवाहिक जीवन की मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाली और अपनी यौनिक पवित्रता से च्युत स्त्री को गिरी हुई स्त्री माना जाता था। वह अपनी मर्यादा से गिरते ही स्त्री वेश्या तुल्य मानी जाती थी। मनोवृत्ति कहानी को आप पढ़ोगे तो देखोगे, जानोगे कि उस समय कैसी विक्टोरियाई मान्यताओं के तले जी रहे समाज में अगर कोई स्त्री अनजाने में अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देती है तो समाज में कैसा भूचाल आ जाता है और समाज उसके प्रति कैसे उंगली उठाता है। तो मनोवृत्ति कहानी के बारे में आपको थोड़ी सी स्टोरी बता दे रहा हूं, क्योंकि आप उसको डिटेल्स भी पढ़ना। तो प्रेमचंद की जो नारी विषयक पहले की कहानियों की तुलना में ये कहानी, मनोवृत्ति कहानी, बहुत ही सुगठित है, सांकेतिक है और विमर्श परक होने के साथ साथ एक मैसेज दे रही है। इसमें कोई बड़ी स्टोरी नहीं है। पहले से कोई आप अनुमान नहीं कर सकते कि आगे क्या होने वाला है। न कोई इस कहानी की चरम सीमा है, न ही भावुकता है। एक ये ऐसी कहानी है, यथार्थवादी कहानी, जिसे कहानी पढ़ने से ही समझोगे। कथासार बताने से बता तो दे रहा हूं इस कहानी का सार, समरी की किस तरह से है, संक्षेप में
सुनिए कहानी। प्रातः काल में एक सुंदर युवती एक पार्क के बेंच पर सोई हुई दिखाई देती है। युवतियां क्या करने जाती है पार्क? हवा खाने जाती है। मगर कोई युवती इस तरह पार्क के बेंच पर सोए, ये तो गैर मामूली बात है ना। कोई जाकर पार्क में सो जाएगी, वो भी कोई युवती। पार्क में आसपास बूढ़े भी टहल रहे होंगे, जवान भी टहल रहे होंगे, स्त्रियां भी टहल रहे होंगे, टहल रही होंगी। टहलने वाले लोग, उनकी नजर कहां जाएगी? बेंच पर सोई सुंदरी स्त्री को देखकर एक क्षण के लिए ठिठक जाते हैं। एक नजर वो दृश्य देखते हैं और चले जाते हैं। युवक युवा देखता है और भाव से मुस्कुराते हुए चला जाता है। उसकी अलग फीलिंग्स है। बूढ़ा देखता है, टेंशन हो जाता है, चिंता का भाव से सिर हिलाते हुए। और युवतियां उसकी हम उम्र लज्जा से आंखें नीचे की जाती है उसको देखकर। युवती सुंदर है, जो बेंच पर सोई हुई युवती बड़ी सुंदर है, किसी कुलीन परिवार की है, अच्छे परिवार की है, शादीशुदा है, मांग में सिंदूर लगाया है। तो हमें पता चलता है कि वह शादीशुदा है, अच्छे कुल की है, अच्छे घर की है। हमें पता चलता है कि किस तरह से वह सोई क्यों है। विवाहिता है, सुंदर विवाहिता और युवती होने के कारण उसे कहाँ रहना चाहिए? घर के अंदर, पार्क में नहीं। या अगर पार्क में है तो किसके साथ होना चाहिए? अपने पति के साथ, पिता के साथ, माँ के साथ, सास के साथ, कोई भी उसके साथ होना चाहिए। लेकिन ऐसा न करके सारी वैवाहिक मर्यादाओं को, शालीनता को ताक पर रखकर अगर किसी पार्क में अकेले वो बेसुध मिली है, तो स्त्री की मर्यादा की दृष्टि निश्चय ही एक गैर मामूली बात है। क्योंकि ये एक अस्वाभाविक है ना, एक नारी पार्क में बेंच पर सोई हुई है। तो और उस स्त्री के बारे में कहानी का नाम क्या है? मनोवृत्ति। और वो जो बाकी लोग हैं उनकी मेंटलिटी क्या है उस नारी को देखकर। तो ऐसा अस्वाभाविक व्यवहार उस स्त्री के बारे में तरह तरह के अनुमान के लिए उकसाता है। आप अगर देखते तो उसके बारे में क्या सोचते? आप अपने को रखकर देखिए उस जगह। पार्क में टहलने वाले युवा भी है, बूढ़े भी है, महिलाएं भी है। उनकी जिज्ञासा क्या है कि अगर ये युवती कोई अच्छे परिवार की है तो इस तरह से बेंच पर क्यों सोई है? और क्या हुआ होगा जो अकेली आकर सोई है? क्या कोई अच्छे परिवार की बहू इस तरह पार्क में सोया हुआ पाया जाना, ये तो अनपॉसिबल बात है, असंभव बात है। इसलिए बहुत संभव यह है कि ये किसी कुलीन परिवार की न होकर कौन होगी? कोई वेश्या होगी। ये कोई अच्छे परिवार की नहीं है, ये सज धज कर बैठी हुई कोई सोई हुई वेश्या है। अगर वेश्या भी ना हुई है तो ये नाराज होकर घर से निकली हुई है। तो इसका मतलब ये वेश्या नहीं है तो क्या है? अशालीन है, शालीन नहीं है ये, जो यहाँ पार्क में लोगों को अपने आकर्षण पास में फंसाने के लिए अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन कर रही है। चाहे वेश्या हो या कुलवधू हो, पर मूल बात क्या है? एक वो नारी है, एक युवती है। और एक युवती का पार्क में इस तरह बेशरम की तरह सोना क्या उचित नहीं है? उचित और अनुचित का बात का प्रश्न दरअसल ऐतिहासिक प्रश्न है, जो हमारी पितृसत्तात्मक भारतीय संस्कृति में एक स्त्री के आचरण से संबंधित है।
स्त्रियों पर आयत आचरण व्यवहार का ये रूप भारतीय देश काल के विभिन्न परिस्थितियों में आज भी कायम है। और हैरानी की बात तो ये है कि एक युवती ने एक पार्क में इस तरह खुलेआम सोकर स्त्रियों के आचरण पर लगे निषेधाज्ञाओं का उल्लंघन कर दिया है, जो भी किसी भी रूप से क्षम्य नहीं है, उसको क्षमा नहीं किया जा सकता। प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से विक्टोरियाई नैतिकता पर सवाल उठाने के लिए पार्क में सोई स्त्री को तो बहाना बनाते हैं। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा समाज, हमारी सांस्कृतिक धारणा किस तरह से जड़ीभूत है और हम उसी मनोवृत्ति के तहत एक स्त्री के चरित्र के बारे में अनुमान लगा रहे हैं। इस कहानी में बसंत और हासिम दो युवक हैं। इन युवकों की प्रतिक्रिया क्या है देखो। ये स्त्री जिस तरह बेशर्मी से बेंच पर सोई है, वैसी बेशर्मी आवाज नहीं आ रही वेश्या है भी सर। नहीं करती है। ये कह रहे हैं वो दोनों। आसिम और बसंत के संवादों में वेश्या और कुलवधू में फर्क को लेकर बहस है। वो बहस यहाँ तक पहुंचती कि कुलवधू अगर पार्क में आकर सोए तो इसके सिवा कोई अर्थ नहीं है कि वो आकर्षित करना चाहती है, और यह वेश्या मनोवृत्ति है। एक युवा स्त्री जो किसी कारण से आचरणगत बंदिशों में और शालीनता के तथाकथित संस्कारों का ताना बाना तोड़कर थोड़ी देर के लिए खुलकर जीना चाहती है, तो वो उस जमाने के लिए, युवा वर्ग के लिए भी स्वीकार्य नहीं था। युवा भी उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। वैसी लड़की से को कोई युवा भी अपनाना नहीं चाहता है। इससे उस समाज की क्या सांस्कृतिक जकड़न और नैतिक अंधता का पता चलता है। ये तो युवाओं की प्रतिक्रिया थी, किसकी? हासिम और बसंत। दूसरे परिदृश्य में क्या देखते हैं? दो बूढ़े हैं जो उस युवती के इस तरह सोए होने पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बूढ़ों की बातचीत में भी शिष्टता का सवाल उठता है। इसी आधार पर उस युवती को बेश्या साबित करने की चेष्टाएं होती हैं। बूढ़ों की चर्चा में नए जमाने में जिंदगी की बहार को लेकर जहां शिकायतें हैं, वहीं ये दुख भी है कि इस जमाने का लुत्फ उठाने के लिए वे जवान न रहे। वो सोच रहे हैं कि हम क्यों नहीं जवान हुए उस टाइम, यार हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं हुआ करता था। देखो बूढ़ों की भी मेंटेलिटी, बूढ़े भी जो है जवान होना चाहते हैं आज उस दृश्य को देखकर। तो ये दृश्य में सोई हुई स्त्री के अंगों के खुले होने का जिक्र है। गर्दन खुले हुए हैं, केस लहरा रहे हैं, अंग विन्यास दिख रहे हैं। ये सारा का सारा दृश्य उन्हें आमंत्रित करता हुआ लग रहा है। वृद्धों में प्रेम का संचार हो रहा है और वो स्त्री को अपने संबंध के बारे में कल्पनाएं करते हुए भीतर गुदगुदी का अनुभव कर रहे हैं। तो इस दृश्य में वृद्धों की दमित आकांक्षाएं और कुंठाओं को प्रकट किया गया है। वृद्धों की चर्चा से स्पष्ट है कि वे खुलापन का आनंद तो चाहते हैं, मगर पुराने आदर्श और नैतिकता से बाहर निकलने का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है। इस दृश्य में स्त्री के मात्र की यौनांग की तरह देखने की पुरुष की जो मानसिकता है, उसका वर्णन प्रेमचंद जी ने बहुत बढ़िया ढंग से किया है। स्त्री जहां अकेले और तथाकथित अशालीन दशा में दिखी नहीं कि पुरुषों की काम ग्रंथि कुलबुलाने लगती है। चाहे वो बूढ़ा हो चाहे युवा हो, पुरुष मानसिकता सब में एक जैसी है। और तीसरा दृश्य क्या है? दो स्त्रियां हैं, उनकी प्रतिक्रियाओं का वर्णन देखिए। एक स्त्री बूढ़ी है जबकि दूसरी नवयौवना है। दोनों एक साथ पार्क में जो है हवा खाने कार से आई हैं। दोनों संभ्रांत, कुलीन और शिक्षित है। शिक्षित महिलाएं हैं दोनों। मगर उस सोई हुई स्त्री को देखकर दोनों की आरंभिक प्रतिक्रिया उसी तरह है कि जैसा कि पुरुषों की। इस तरह आजाद तरीके से सोई हुई स्त्री को देखकर बूढ़ी कहती है, अरे इसलिए मर्द स्त्रियों को आजादी नहीं देना चाहते हैं। आजादी मिली नहीं कि वे बिगड़ने लगती हैं। दोनों स्त्रियों के अनुसार ये स्त्री जो पार्क में सोई है पूरे स्त्री समाज को लज्जित कर रही है। ऐसा करना आपत्तिजनक है। तो यहाँ प्रेमचंद
स्त्री की आजादी की सीमाओं की व्याख्या करते हैं। उनकी स्त्रियां कहती हैं कि वे स्त्री स्वतंत्रता का समर्थन अवश्य करती हैं, लेकिन किसी स्त्री को आजादी के नाम पर अपनी स्त्री सुलभ गौरवशीलता और संलग्नता का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। सिगरेट पीना, आधे अंग का जंपर पहनना, खुले में अकेले घूमना, ये स्त्री को शोभा नहीं देता है। आजादी के नाम पर इस तरह का प्रदर्शन नंगापन है। पुरुष भी अपनी आजादी का इस तरह से दुरुपयोग नहीं करते। इस दृश्य में प्रेमचंद स्त्री और पुरुष दोनों की स्वतंत्रता की मनोवृत्ति की तुलना करते हुए स्त्रियों के मुंह से कहलाते हैं कि पुरुष स्वाधीन है और अपने दिल में समझता है कि मैं स्वाधीन हूं। वो स्वाधीनता का स्वांग नहीं भरता। इसके विपरीत स्त्री स्वाधीन समझती है कि मैं स्वाधीन नहीं हूं, इसलिए वो स्वाधीनता का ढोंग रचती है। ये स्वांग व ढोंग स्त्री की कमजोरी का लक्षण है। प्रदर्शन की मनोवृत्ति इसी कमजोरी का परिणाम है। दोनों स्त्रियों में प्रेमचंद स्त्री के ढकने और खुलेपन पर बहस कराते हैं। बूढ़ी के कहने पर एक स्त्री अपने को छिपाकर ही पुरुष को नचा सकती है, और युवती कहती है पुरुष को आकर्षित करने की जिम्मेदारी स्त्रियों की ही क्यों उठानी चाहिए, ये काम पुरुष क्यों नहीं करता। इन्हीं बहस के बीच मुबाहसों के बीच बूढ़ा अचानक बिफर कर कहती है, बूढ़ी कि इतने आदमी आ जा रहे हैं, देख तो कैसी निर्लज है, टांग फैलाए पड़ी है। मैं तो कहती हूँ ये रात भर यहीं रही होगी। इतने में युवती हाथ पकड़कर उसे जगा देती है, ए उठ। और सारे सवाल अनुमानों से पर्दा उठ जाता है। ये खुलासा होते हुए ही चक्कर आता है कि वो पार्क में हवा खाने आई थी। युवाओं और वृद्धों और स्त्रियों के सारे आरोपों और अनुमानों पर पर्दा उठ जाता है। ये ज्ञात होते ही कि वो शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर श्यामनाथ की वधू है। उस युवती के प्रति लोगों का रवैया तुरंत बदल जाता है। जैसे पता चलता है ये प्रतिष्ठित डॉक्टर की पत्नी है, हवा खाने आई थी, लोगों के ये पूछने पर कि वो अकेले पार्क में क्यों आई है, किसी को साथ क्यों नहीं ले लिया, तो साफ जवाब देती है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं क्यों लाती किसी को साथ। उस युवती के इस उत्तर के साथ ही कहानी समाप्त हो जाती है। तो ये ध्वनि के साथ ही अब स्त्रियां किसी पति या पुत्र या माँ या बाप के बिना अकेले भी बाहर निकलने का साहस करने लगी है। स्वतंत्रता का ये पहला पाठ स्त्रियों के जागरण का संदेश है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से स्त्री की आजादी और पुरुषों से बराबरी का प्रश्न उठाने के लिए ही जो उस समय की नैतिकता पर प्रहार किया है। ये कहानी जिस समय लिखी गई उस समय विभिन्न प्रकार के सवाल उठने शुरू हो गए थे और स्त्रियों की चेतना में बहुत सारा बदलाव आना शुरू हो गया। तो पुरुष मनोवृत्ति कैसी है देखो, वो भी भारतीय स्त्रियों के प्रति आज की स्थिति में काफी बदलाव आया है, फिर भी मनोवृत्ति नहीं बदली। प्रेमचंद की कहानी में संदेश जाता है कि हर कहानी में कोई ना कोई लक्ष्य है, कोई ना कोई संदेश जाता है। तो मनोवृत्ति कहानी में भी ऐसा ही कोई संकेत जा रहा है कि कहानी का मूल भाव बस इतना है, सुबह सुबह बेखौफ सोई हुई है स्त्री, शालीन छवि है उसकी, विपरीत आचरण से सबको स्तब्ध कर देती। अच्छी शालीनता की छवि है, बस आचरण जो है, आचरण से वो सबको स्तब्ध कर दिया। भारतीय संस्कृति में भूचाल आ गया, वो पार्क में सोई है। तो इस कहानी का अंतिम वाक्य सबसे महत्वपूर्ण है कि वह युवती बिना किसी पुरुष का साथ लिए पार्क में अकेले आई थी। लोगों के पूछने पर कि वो अकेले क्यों आई, तो साफ साफ उत्तर देती है कि कोई जरूरत नहीं थी, कोई किसी को साथ लेती तो क्या हो जाता। तो ये इनकार स्त्री स्वाधीनता के संघर्ष में इतिहास
में इतना बड़ा इनकार है जो प्रेमचंद जैसे ही हमारे लेखक बता सकते हैं। पहली बार ही इन्होंने ऐसा इनकार होने के ही बाद ही चलकर स्त्री स्वाधीनता की सच्ची जमीन को दिखाया। ऐसी ही और एक कहानी, अगली कहानी का हम विश्लेषण करते हैं। बूढ़ी कहानी, मनोवैज्ञानिक कहानी। समाज में हो रहे बुजुर्गों पर अत्याचार, अन्याय का पर्दाफाश करती यह कहानी। बूढ़ी काकी वृद्धावस्था में देखो, जैसे वो मनोवृत्ति थी बूढ़ों की एक अलग, वृद्धावस्था में और एक मनोवृत्ति का बदलाव होता है। जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाएंगे ना, आपकी परिस्थिति भी वैसी ही बच्चों जैसी होती जाएगी। कहानी का पहला वाक्य ही यही है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनः आगमन हुआ करता है, क्योंकि वृद्धावस्था में जब व्यक्ति के क्रियाकलाप बच्चों से मेल खाने लगते हैं, जैसे जैसे बच्चों की एक्टिविटीज रहती है वैसे ही बूढ़ों की भी एक्टिविटीज हो रही है। तो बूढ़ी काकी की आलोचना करते हैं। बूढ़ी काकी कहानी में इसके अलावा और कई कहानियों में वृद्धाओं के बारे में दिखाया गया है। ईदगाह कहानी, शतरंज का खिलाड़ी कहानी। बूढ़ी काकी कहानी में 4 पात्र हैं जिनकी भूमिकाएं प्रमुख हैं और उनकी मेंटलिटी देखिए, उनकी मनोवैज्ञानिकता पर किस तरह से लेखक जी ने दर्शाया है। 4 पात्र हैं। बूढ़ी काकी है मुख्य पात्र। बूढ़ी काकी के भतीजे पंडित बुद्धिराम और पंडित बुद्धिराम की पत्नी श्रीमती रूपा और पंडित बुद्धिराम स्वयं व श्रीमती रूपा की बेटी जो है लाडली। मुख्य रूप से ये 4 ही हैं, लाडली और बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा और मुख्य पात्रा बूढ़ी काकी। पंडित बुद्धिराम की मानसिकता देखिए कैसी है। भतीजा, प्रेमचंद लिखते हैं कि भतीजे ने सारी संपत्ति लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे कूली डिपो के दिलालों के दिखाए हुए सब्ज साग थे। अपनी चाची का सब कुछ हथिया लेने के बाद भी बुद्धिराम की सारी नैतिकता फुर्र हो जाती है। स्वार्थ की पराकाष्ठा, कितना स्वार्थी है वह। तो जब हम बूढ़ी काकी कहानी में हम देखते हैं कि बूढ़ी काकी के जीवन का एकमात्र सहारा ही सिर्फ जो है वह बुद्धिराम है। तो बूढ़ी काकी कहानी के बारे में आपको जरा मैं बता देता हूं। क्योंकि आधुनिक हिंदी साहित्य में बूढ़ी काकी कहानी मानवीय करुणा की भावना से ओतप्रोत कहानी है।
इसके माध्यम से लेखक ने समाज, परिवार की उस समस्या को उठाया है जहां पर वृद्धजनों ने उनकी जायदाद संपत्ति लेने के बाद उनकी उपेक्षा होने लगती है। केवल इतना ही नहीं, उन्हें बात बात पर अपमानित और तिरस्कृत किया जाता है। भरपेट भोजन तक भी नहीं मिलता। सामाजिक यथार्थ के माध्यम से प्रेमचंद जी ने मनुष्य की स्वार्थी भावनाओं का घृणित एवं विभत्स रूप चित्रित। लेखक ने कहानी लिखने के पीछे उद्देश्य क्या रहा होगा, क्योंकि कहानी का प्रारंभ करते हुए लेखक ने मानव जीवन के वृद्धावस्था और बाल्यावस्था दोनों को एक दृष्टि से देखा। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बूढ़ी काकी में जीव स्वाद के अलावा और कोई इच्छा नहीं थी। उसे विधवा हुए 5 वर्ष हो चुका था। उसके जवान बेटे असमय में मर गए। इस समय उसका अपना कोई नहीं है जिसे वो अपना कह सके। है तो केवल उसका दूर का भतीजा बुद्धिराम, भला मानुष। पंडित बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के सामने लंबे चौड़े वादे किए, सब संपत्ति अपने नाम लिखवा ली। पैसे का लालची बुद्धिराम बहुत जल्दी बदलने लगा। बुद्धिराम की पत्नी रूपा का व्यवहार भी और कठोर था, लेकिन ईश्वर से थोड़ा डरती थी, इसीलिए वो थोड़ा बूढ़ी काकी से दुर्व्यवहार करते हुए थोड़ा डर लगता था उसे। तो कहानी के बारे में थोड़ा बता दे रहा हूं आपको, क्योंकि बुद्धिराम और उसकी पत्नी का व्यवहार बूढ़ी काकी के प्रति दिन प्रतिदिन कठोर होता चला गया। यहाँ तक कि जिस बुढ़िया की जायदाद से 150-200 रुपए प्रति माह की आमदनी होती थी, उसे भोजन तक नहीं दिया जाता था। भोजन तक के लिए तरस जाती थी, और भोजन न मिलने पर स्वाद के आगे विवश होकर रोने चिल्लाने लगती थी बूढ़ी काकी। हाथ पैर से लाचार बुढ़िया जमीन पर पड़ी रहती है, अपने प्रति उपेक्षा भरे व्यवहार पर चीखती है, चिल्लाती है। बुद्धिराम के दोनों बेटे भी उसे चिढ़ाने परेशान करने से बड़े खुश होते हैं, क्योंकि माँ बाप परेशान करते हैं तो बच्चे भी जरूर करेंगे। यहाँ तक कि वे दोनों उस बुढ़िया के ऊपर मुंह का पानी उड़ेल देते हैं, कुल्ली कर देते हैं। लेकिन बुद्धिराम की बेटी लाडली बूढ़ी काकी से बहुत प्यार है। लाडली भाइयों से तंग आकर बूढ़ी काकी की कोठरी में आ जाती थी और चना चबेना जो कुछ भी होता था मिल बांट कर बूढ़ी काकी के साथ खाती थी। कुछ समय बाद बुद्धिराम के बेटे मुखराम की सगाई थी, जिसमें भाग लेने के लिए बहुत सारे मेहमान आए थे। सारे गांव में खुशी का माहौल था। चारपाइयों पर मेहमान आराम कर रहे थे। नाई सेवा कर रहा था और इसी समय कहीं भाट प्रशंसा का गान गा रहे थे। रूपा को भी औरतों से फुर्सत नहीं थी, दौड़कर कभी इधर भाग रही थी, कभी उधर भाग रही थी। हलवाई भट्टियों में काम कर रहे थे, कहीं सब्जियां बन रही थी, कहीं मिठाइयां बन रही थी। खाने पकने की सुगंध जो है चारों तरफ घर में फैली हुई है। भीतर ही भीतर बूढ़ी काकी के मन में ललचा रहा है जी। ये सोच रही थी कि मुझे भरपेट भोजन क्यों नहीं मिलता। जब भरपेट भोजन ही नहीं मिलता तो मिठाई कौन खिलाएगा, कचौड़ी कौन खिलाएगा। रह रह कर उसकी जीभ लपलपा रही थी। और दिन होता तो वह रोज चीख कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती। लेकिन आज क्या है, बुखराम की सगाई है, रोएगी नहीं डर के मारी, अब शगुन हो जाएगा। धीरे धीरे उसका मन बेकाबू होता चला गया और वह उकड़ू बनकर हलवाई के कढ़ाई के पास चली गई। अचानक रूपा की नजर बूढ़ी काकी पर पड़ी तो आग बबूला हो गई। बहुत बुरा भला कहा। अपमानित होकर भी बूढ़ी काकी कुछ नहीं बोली, रेंगती रेंगती चुपचाप अपनी कोठरी में चली गई। काफी समय बीत जाने के बाद
भी बूढ़ी काकी कि किसी ने सुध नहीं ली तो उसका मन बेचैन हो उठा। तरह तरह के विचार मन में आने लगे कि हाँ, शायद सभी लोग खा पी चुके होंगे और मुझे कौन याद करता है, भूल गए। इसी बीच भूख भी बहुत जोर से लग रही है। हाथों के बल सरकती हुई लोगों के बीच जाकर पत्तल पर बैठ गई। लोगों ने आश्चर्य से देखा और बुद्धिराम की भी नजर उस पर पड़ गई। उसने दयनीय तरीके से बूढ़ी काकी को बुद्धिराम ने दोनों हाथों से उठाकर कोठरी में लाकर पटक दिया। खूब भला बुरा कहा। ये वो भूल गया कि आज जो उसे सम्मान मिल रहा है वो सारा बूढ़ी काकी की संपत्ति के कारण ही, और आज उसी को ही आज वह दंड दे रहा है। रह रहकर बूढ़ी काकी स्वयं को कोसती रही। कभी सोचती थी कि मुझे नहीं जाना चाहिए था, बिना खाए मैं मर तो नहीं जाती। इतना दुर्व्यवहार होने पर भी काकी के मन में दावत में रखा हुआ है कि कभी कचौड़ी की याद आ रही है, कभी रायता पीऊंगी, ऐसे सोच रही है। लाडली के अलावा बूढ़ी काकी के प्रति किसी के मन में कोई सहानुभूति नहीं है। रात के 11 बज गए। सभी मेहमान आराम कर रहे हैं। हारी हुई थकी हुई रूपा सोई हुई है, लेकिन लाडली जी की जाग रही है। वह उस समय की प्रतीक्षा में थी कि जो अपने हिस्से का खाना मिला हुआ है ना, वो बूढ़ी काकी को ले जाकर मैं खिलाऊं। रूपा को पता लगने पर पिटाई होने का डर है। जब माँ सोएगी तभी मैं चुपके से जाऊंगी और अपने हिस्से की पूड़ियां ले जाकर काकी को दूंगी। बेसब्री से इंतजार कर रही बुढ़िया एक ही झटके में सब खा गई, परंतु इससे उसकी भूख और बढ़ चुकी थी। उसने लाडली से मेहमानों के भोजन करने के स्थान पर ले चलने के कहा, परंतु वहां पड़े टुकड़ों को चुन चुन कर खाने लगी। वह जूठी पत्तलों को चाटने लगी कि भूख नहीं मिली। अंत में उसने जूठी पत्तलों के पास चलने के लिए कहा। इसी बीच रूपा की आंख खुल चुकी थी। लाडली को अपने पास न पाकर रूपा ने इधर उधर देखा कि वो पत्तलों के पास खड़ी है। रूपा बूढ़ी काकी की पत्तलों की जूठन चाटते देखकर आत्मग्लानि और पश्चाताप से भर उठी। आज उसे अपने पर बहुत पछतावा हो रहा। उसकी सोई आत्मा जाग उठी थी। आज उसने बूढ़ी काकी को धमकाया ही नहीं, अभी तो उठकर साथ चलने के लिए कहा। उसने सोचा कि जिस बुढ़िया की जायदाद से मैं इतनी आमदनी हो रही है उसे मैं आज भरपेट भोजन नहीं दे सकी, तो ईश्वर से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगती हुई रूपा अपने कमरे में गई है और पकवान मिठाई का थाल सजाकर बूढ़ी काकी के पास पहुंचा दिए। तो कहानीकार कहता है कि भोजन की उस थाल को देखकर काकी का मन बड़ा खुश हो गया। रूपा ने बड़े ही प्यार से भोजन करने के लिए कहा और विनती की कि भगवान मुझे माफ कर दे, मेरा अपराध क्षमा कर दे। बूढ़ी काकी को उस समय स्वर्गीय आनंद की अनुभूति हुई। तो बूढ़ी काकी कहानी में समाज की ज्वलंत वृद्ध समस्या का यथार्थ चित्रण कर कर दिखाया प्रेमचंद जी ने उस समय, क्योंकि आज भी ये समस्या गंभीरता के साथ बनी हुई है। तो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी का उद्देश्य ही यही है कि किस तरह से बुजुर्गों को सम्मान मिले, और हम यही देखते हैं कि बूढ़ी काकी कहानी में यथार्थ चित्रणों को दिखाया और मनोविज्ञानिकता के विभिन्न आयामों के मद्देनजर बूढ़ी काकी जैसी वृद्ध और असहाय स्त्रियों की त्रासदी, उनकी ट्रेजेडी क्या है देखिए बूढ़ी काकी जैसी नारियों की।
उसकी सोच बदलने पर भी संभव है। तो बूढ़ी काकी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है, मान लीजिए बूढ़ी काकी का चरित्र चित्रण कैसा था या रूपा का व्यवहार कैसा था, तो आप लोगों को जो है कहानी डिटेल्स पढ़नी होगी और जो मैंने समझाया उसी के आधार पर आपको लिखना होगा। बूढ़ी काकी की भाषा कैसी है, क्या लाडली के बिना बूढ़ी काकी कहानी पूरा हो सकती थी? नहीं। देखो, बुद्धिराम में नहीं है मानसिकता। बुद्धिराम की मेंटलिटी कैसी है बूढ़ी काकी के प्रति, रूपा की मेंटलिटी कैसी है, परंतु एक छोटी बच्ची का दिल देखिए आप, जो अपने हिस्से का न खाकर अपनी काकी के लिए, जो अपनी दादी के लिए रखती, और वही खिलाने के लिए उसे नींद नहीं आ रही है और एक बिना खिलाए निश्चिंत होकर सो रही है। कैसी परिस्थिति को दिखाया प्रेमचंद, कैसे कैसे जो है विचार रखते हैं। ऐसी ही एक कहानी है बेटों वाली विधवा। बेटों वाली विधवा कहानी के बारे में चर्चा करते हैं हम। बेटों वाली विधवा कहानी में भी प्रेमचंद का जो वर्णन है वह वर्णनात्मकता की जो तकनीक और इसके लिए जो भाषा का प्रयोग किया प्रेमचंद ने, वह कहानी को जो है बड़ी ही सजग बना देती है। 1925 ईस्वी में जब कहानी हम देखते हैं बेटों वाली विधवा में दृश्यात्मक प्रविधि का प्रयोग किया गया है इतने कौशल के साथ कि हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे सामने ही घट रहा है। फूलमती के साथ जो कुछ घटित हो रहा है वो चलचित्र के समान झलक रहा है, ऐसा लगता है। प्रेमचंद की लेखन कला का यह एक उपयुक्त उदाहरण है। तो बेटों वाली विधवा में देखो नारी की स्थिति क्या है। मैंने कहा कि प्रेमचंद नारी विषयक दृष्टिकोण किस तरह से रखते हैं, चाहे वो विधवाओं के प्रति हो या परित्यक्ताओं के प्रति हो या नारी की स्वाधीनता संबंधी विचारधारा हो, तो वैसे ही बेटों वाली विधवा में भी एक नारी की स्थिति कैसी है घर परिवार में। देखो, अपने पति के निधन के पहले फूलमती घर की असली मालकिन थी। बेटे बहुए उसको बहुत रेस्पेक्ट देते थे, बल्कि उसकी सेवा में कोई कमी नहीं आने देते थे। उसकी घर परिवार में जो पिछले 40 वर्षों में स्थिति थी, उसको कहीं से कोई चुनौती मिलेगी फूलमती ने इसकी कल्पना तक नहीं की थी, क्योंकि किसी लड़के के मन में ये दुर्व्यसन या छेलापन या लुटाऊपन नहीं था जो माता पिता को जलाता, कुल मर्यादाओं को डुबाता। फूलमती घर की मालकिन है, क्योंकि कुंजियां बड़ी बहू के पास रहती थी। बुढ़िया के ये अधिकार प्रेम न थे जो वृद्ध जन को कटु और कलहशील बना दिया करता है, किंतु उसकी इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई तक नहीं मांग सकता। तो प्रेमचंद ने परिवेश और वातावरण के आधार पर बेटों वाली विधवा में घर परिवार में नारी की स्थिति का सजीव चित्रण किया। पिता के स्वर्गवासी होते ही बेटे और बहू एकदम बदल जाते हैं एवं ऐसा लगता है कि जैसे वह किसी बात का प्रतिशोध लेने पर आमदा हो जाते हैं और अंततः अपने कृत्यों से वे फूलमती को जान लेते हैं। अपने आसपास के परिवेश में झांकने पर फूलमती जैसे कुछ पीड़ित अवश्य मिल जाते हैं। पीड़ित होने करने का ये सिलसिला जाने कहां से चालू है और न जाने कब तक यूं चलता रहेगा। ये तो परिवार में देखो कैसी फूलमती की स्थिति, वैसे समाज में
एक नारी की स्थिति, समाज के ताने बाने में नारी की सुदृढ़ स्थिति के बावजूद उसके साथ हुए जुल्मों की एक लंबी दास्तान है। भारतीय समाज बहुरंगी है, इसलिए वह केवल घर परिवार से नियंत्रित न होकर जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय इत्यादि से भी नियंत्रित होता है। तो जब हम देखते हैं एक कुशल समाजशास्त्री की तरह प्रेमचंद समाज के अनुरूप नारी की स्थिति को अपनी कथाओं का विषय बनाते हैं, तो बेटों वाली विधवा में पूरी कहानी में समाज निरपेक्ष रहता है। कहानी के अंत में ही समाज देखने को मिलता है। किनारे पर दो चार पंडित चिल्लाए, अरे दौड़ो दौड़ो बुढ़िया डूबी जाती है। दो चार आदमी दौड़े भी, लेकिन फूलमती लहरों में समा गई थी, उन बलखाती लहरों में जिन्हें देखकर ही हृदय कांप उठता है। एक ने पूछा, ये बुढ़िया कौन है? कौन थी? अरे वही पंडित अयोध्यानाथ की विधवा है। अयोध्यानाथ तो बड़े आदमी थे। हाँ थे, तो पर इसके भाग्य में ठोकर खाना लिखा था। उनके तो कई लड़के बड़े बड़े हैं और सब कमाते हैं। हाँ है, सब है, मगर भाग्य की कोई वस्तु है। वैसे ऐसा कम ही होता है कि लंबे समय तक परिवार या उसके मामले समाज की नजर से बच सके। आज से 80 साल पहले तो ये कतई संभव नहीं होता। तो पुरुष प्रधान समाज में बरकश नारी के अधिकार ही ऐसे। तो कहानी में अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो बूढ़ी काकी और बेटों वाली विधवा, दोनों में भाषा तो अलग अलग है। कहीं पर तत्सम शब्द, देश शब्द, विदेशी शब्द, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है यथास्थान पर व्यंग्यात्मकता, शब्दावली, व्यंजनापूर्ण सूत्र, बिंबों के माध्यम से दर्शाने की चेष्टा की है, तटस्थ होकर लिखा। तो जो कहानी है बेटों वाली विधवा, उसमें फूलमती जो अयोध्यानाथ की विधवा है, 4 बेटों और 1 बेटी की मां है। पति के निधन के बाद 12वें दिन ही अपने बेटों के बदले हुए रुख से आहत होती है। लालची और स्वार्थी पुत्रों के चलते वो चाह कर भी 13वीं का भोज पति की प्रतिष्ठता और संपन्नता के अनुरूप नहीं करवा पाती है। छल कपट द्वारा चारों बेटे मां की ममता को ठगने लगते हैं, सारी संपत्ति हथिया लेते हैं। पति की इच्छा के अनुसार पहले से निश्चित जगह पर वह अपनी पुत्री का विवाह भी नहीं कर पाती है, और ऐसे दुष्ट बेटे इकलौती बहन का विवाह किससे करते हैं पता है? एक अधेड़ से कर देते हैं। अनेक अत्याचारों के सहने के बावजूद भी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए वह परिवार की नौकरानी की तरह घर में बनी रहती। कितनी देखो विडंबना है, कितनी जो है परिस्थिति प्रतिकूल है। अंत में वो दुर्घटनावश गंगा में डूबकर मर जाती है। सोचो तो बेटों वाली विधवा कहानी कितनी प्रासंगिक है, और उस फूलवती का चरित्र चित्रण और उसकी पीड़ा का कारण आप सोचिए क्या है। और प्रेमचंद इस तरह से दृश्यात्मकता के आधार पर हमें ये बताना चाह रहे हैं कि तरह से बेटों वाली विधवा कहानी में हमने आलोचना की। इसके साथ ही अगला ब्लॉक शुरू होता है, MHD का जो है तीसरा ब्लॉक। तो इसमें भी हम कहानी की चर्चा करते हैं कि जो कहानियां हैं, नमक का दारोगा एक कहानी है जिसमें मध्यम वर्ग, अंतर्विरोध और औपनिवेशिक शासन व्यवस्था और प्रेमचंद के बारे में हम जानेंगे। कहानी को अगर आप पढ़ोगे तो पाओगे कि 1913 में लिखी हुई ये कहानी प्रेमचंद की कहानी के समय का दस्तावेज है। इस कहानी का केंद्रीय पात्र मुंशी बंशीधर नमक के दारोगा
का पद पाकर भी रिश्वत नहीं लेता, जबकि औपनिवेशिक शासन में इस पद की प्रतिष्ठा होने वाले ऊपरी आमदनी को लेकर ही थी। बंशीधर के पिता इस बात से फूले नहीं समाते कि क्योंकि निम्न मध्यम वर्गीय दरिद्रता का अंत हो जाएगा सोचकर, पर बंशीधर अपने धर्म और आचरण का इतना पक्का है कि अवसर प्राप्त होने पर भी अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेगा, घूस नहीं लेगा, नैतिक मूल्यों के प्रबल समर्थक है और यहाँ तक कि उसके जीवन की सुख सुविधाओं को त्याग कर देने वाले हैं, पर उनके पिता के लिए उन मूल्यों का कोई विश्वास नहीं है। जब बंशीधर नौकरी की तलाश में निकलता है तो उसके पिता उसे यही सलाह देते हैं। क्या सलाह देता है, ध्यान दीजिए। कहते हैं, बेटा नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर का मजार है, निगाहें चढ़ावे और चादर पर रखने चाहिए। ऐसा काम ढूंढना बेटा जहां ऊपरी आय और मासिक वेतन तो बेटा पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है, और ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है। इसके पीछे देखो क्या विचार है, जिससे हमेशा प्यास मिटती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती, पर ऊपरी आमदनी भगवान जो घूस, इसी से बरकत होती है। परंतु बंशीधर पिता के विपरीत विचारधारा वाला व्यक्ति है। प्रेमचंद के शब्दों में मुंशी बंशीधर अपने पिता के विपरीत दूसरी विचारधारा वाला व्यक्ति है, वो एक आज्ञाकारी पुत्र है। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल पड़ा। विस्तृत संसार में उसके लिए धैर्य अपना मित्र था, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मा अवलंबन पाना ही सहायक था। अच्छे शकुन से चला था। जाते ही नमक के विभाग में दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। ऊपरी आय वाली नौकरी थी, परंतु पिता ने जो नसीहत दी थी उसको स्वीकार नहीं किया और ईमानदारी का नमूना पेश करता है। वो जिस इलाके में बंशीधर की पोस्टिंग हुई थी, पदस्थापना हुई थी, उस इलाके के ख्यात रईस पंडित आलोपी दिन नमक की कालाबाजारी करते। बंशीधर उनकी नमक से लदी गाड़ियों को कालाबाजारी के लिए कानपुर ले जा रही थी। यमुना पार करते समय पकड़ लेता है और पंडित आलोपी दिन को पैसे की शक्ति पर विश्वास है। गाड़ी पकड़ी गई है तो रिश्वत देकर फिर से निकाल लेंगे, खरीदने का प्रयास करते हैं, पर बंशीधर बिल्कुल भी रिश्वत लेने के लिए तैयार नहीं है। जितनी भी खुशामद करो, कोई भी असर नहीं हो रहा है। बंशीधर पर कोई भी असर नहीं पड़ा। आलोपी दिन को हिरासत में ले जाते हैं। बंशीधर को इसका परिणाम तत्काल भुगतना पड़ा। आलोपी दिन के पास बहुत पैसा है, वो अदालत से बरी हो जाता है, पर बंशीधर को नौकरी से निकाल दिया जाता है। धर्म और नैतिक मूल्य पर अटल रहने के लिए दृढ़ता का आलोपी दिन पर ऐसा असर पड़ा कि वो सारी सुख सुविधाओं के साथ 6,000 रुपए प्रति माह वेतन पर अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर आलोपी दिन ने जो है बंशीधर को रखा। मुंशी बंशीधर भी कुछ लज्जित थे। कुछ सच्चाते हुए भारी भरकम वेतन वाली नौकरी को स्वीकार कर लेते हैं और पंडित जी के नौकर बन जाते हैं। तो प्रेमचंद जी ने इस कहानी को धन पर धर्म की विजय के रूप में दिखाया। धन के आगे देखो धर्म विजय जरूर होता है। धन रहने से क्या हुआ, एक न एक दिन आपको धर्म के आगे हारना पड़ेगा। इसमें संदेह नहीं कि प्रेमचंद को भी इससे गुरेज नहीं है। आज के संदर्भ में इसका दूसरा पार्ट ज्यादा समीचीन प्रतीत होता है कि जिसमें एक
निष्कर्ष निकलता है कि पूंजीपति या महाजन जो पैसे वाला है वो रिश्वत देकर ईमानदारी भी खरीद सकता है आज के युग में, और ईमानदारी भी आजकल खरीदी जा रही है। तो आज के इस युग में इस तरह से प्रेमचंद ने उस समय कल्पना कर ली है सच, चाहे वो बूढ़ी का की कहानी का परिदृश्य हो, नमक का दारोगा कहानी का परिदृश्य हो, तो प्रेमचंद एक युग के साथ चले और इसमें प्रेमचंद जी ने औपनिवेशिक शासन की आलोचना की है नमक का दारोगा कहानी में। तो इस कहानी से संबंधित प्रश्न यही आ सकते हैं कि नमक का दारोगा कहानी में नैतिक मूल्यों के पतन की कहानी कहना कहां तक उचित है, और नमक का दारोगा कहानी में मध्यम वर्गीय अंतर विरोध हो रहा है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो भी होता है क्योंकि पैसे वाला तो पैसे देकर खरीद लेता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आगे की कक्षा में, कल की क्लास में प्रेमचंद की और कहानियां, विध्वंस, गुल्ली डंडा, जुलूस, समर यात्रा और कुछ कहानियां हैं उनकी मैं चर्चा करूंगा। आप जो है जो पढ़ाता हूँ उसके प्रति अपनी राय दीजिएगा। जो भी पढ़ाया आज समझ में आया आप लोगों को? आप लोग जो है संख्या तो बहुत कम है, क्लास में बहुत कम बच्चे प्रेजेंट दिख रहे हैं आज। तो जो पढ़ाया समझ में आया आप लोगों को? जी सर। हाँ, अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, अपनी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जो है मैं आपको उसी के आधार पर आपका सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्न पूछना था। फिर कल की क्लास जो है 4 बजे से 6 बजे तक फिर से बने रहिए और जो भी डाउट होगा आप बोलिएगा। हेलो। हाँ जी मीरा जी बोलिए। सर एक प्रश्न है। हाँ जी। भाषा शैली, जैसे कोई भी कहानी हो, हाँ ठीक है, तो उस कहानी की भाषा शैली हाँ या जी। कहानी का शिल्प, तो हाँ। सर ये दोनों एक ही प्रश्न है या अलग अलग है? नहीं, शिल्प कहने से कहानी का पूरा देखिए, आप भाषा शैली तो दर्शाएंगे ही, मतलब उसमें किस तरह से लिखी गई है वो उसके लेखक के विचार क्या है उसमें, वो सब भी शिल्प में लिख सकते हैं। शिल्प यानी बाहर से वो कैसी दिखती है। ओके सर। और भाषा शैली जो है, लैंग्वेज जो है, लेखक ने भाषा और शैली अलग अलग है। भाषा यानी उसमें लेखक ने कौन सी बोलचाल की भाषा प्रयोग की है, उसमें कैसे शब्दों का प्रयोग किया है, उसकी जो है धारा क्या है, वो पूर्वदीप्ति शैली में लिखी गई है या फिर मैं शैली में लिखी गई है। कई बार लेखक खुद भी कहता है। तो इस तरह से भाषा शैली और शिल्प दोनों एक जैसे हैं परंतु एक नहीं है। शिल्प में जो है आप कई और बातें भी लिख सकती हैं, जैसे शिल्प में लिखेंगे कि आप कहानी 3 भागों में बटी हुई है, पर भाषा शैली में नहीं होगा। कई कहानी भागों में बटी हुई रहती है, प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, ऐसा भी रहता है, वो शिल्प के अंतर्गत जाएगा। और कहानी का शिल्प जैसे किसी तरह से कहानीकार ने जो है एक ही दिन के परिवेश को दिखाता है, कई बार जो है लंबे चौड़े परिवेश को दिखाता है, वो शिल्प के अंतर्गत नहीं जाए, वो भाषा शैली के अंतर्गत नहीं जाएगा। भाषा शैली में सिर्फ शब्द
और उनके जो है मुहावरे लोकोक्ति कुछ रहती है, या फिर कई कहानियां पूर्व दीप्ति शैली में लिखी हुई रहती है, कई बार मैं शैली में लिखता है, खुद लेखक लिखता है, और उसी को ही आप ध्यान में रखना है। ठीक है मीरा जी? जी जी सर। सर और एक प्रश्न है, हाँ जी। कहानी जैसे आता है कहानी का प्रतिपाद्य लिखिए, तो सर हाँ। उसके अंतर्गत हम क्या लिख सकते हैं? प्रतिपाद्य का मतलब मुझे अर्थ नहीं समझ में आ रहा है सर। प्रतिपाद्य यानी उसका मूल विषय वस्तु क्या है, अच्छा। उसका मेन थीम क्या है। जैसे आज हमने बूढ़ी काकी पढ़ा, जी बूढ़ी जी काकी जी का मूल प्रतिपाद्य क्या है? बुजुर्गों पर हो रहे अत्याचार। जी, वृद्धावस्था के बारे में जो बताया गया है। हाँ, उसके माध्यम से देखो, लाडली की मानसिकता को भी आपको दर्शाना है, रूपा की मानसिकता को भी दर्शाना है। ओके सर। मूल प्रतिपाद्य यानी उसका मेन थीम क्या है। ओके, मतलब लेखक क्या कहना चाहता है, लेखक का हाँ हाँ, उद्देश्य, उसके प्रतिपाद्य हम पीछे उद्देश्य के क्या बारे में संदेश जा लिखेंगे। रहा है। ओके सर, ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी। जी समझिए सर। ठीक ठीक है। मीरा जी आप कहाँ से हैं? सर मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। चलो बहुत अच्छा है, हमारी क्लास मुंबई तक पहुंच रही है, तो और सेवा का मौका मिलेगा तो जरूर आपको जो है कुछ भी प्रश्न होंगे तो जरूर मैं उसका हल करूंगा, जहां तक संभव हो सके मेरे द्वारा जो भी आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान करने की मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा। और भी कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं आप, और नहीं तो जी फिर सर। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर कल की जी क्लास सर, में। यही दो प्रश्न थे आज। हाँ ठीक है, कल 4 बजे फिर धन्यवाद। क्लास करते हैं, ठीक है? धन्यवाद सर। ओके, धन्यवाद आपको।